हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, आज तारीख है 25 दिसंबर। जी हाँ, जहां पूरा विश्व क्रिसमस का ये पावन पर्व मना रहा है, वहीं भारत में आज एक और पर्व मनाया जा रहा है। आज एक बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। जी हाँ, आज बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब की। जी हाँ, आज हम उसी जननायक की बात करेंगे जो सुशासन का प्रतीक बना, जो गुड गवर्नेंस का सिंबल बना। वाजपेयी साहब की जब भी बात आती है, चाहे आप राजनीतिक विज्ञान के छात्र हों और चाहे आप हिंदी साहित्य के छात्र हों, दोनों ही छात्रों में एक अलग उत्साह देखने को मिलता है। जी हाँ, ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने हिंदी साहित्य के लिए भी बहुत कुछ किया, जिन्होंने राजनीतिक विज्ञान के लिए भी बहुत कुछ किया, जिन्होंने पत्रकारिता के संदर्भ में भी बहुत कुछ किया, और भारत के लिए तो इन्होंने सही में बहुत कुछ किया। तो चलिए शुरू करते हैं जानना इस जननायक के बारे में, और क्यों ना इन्हीं की कुछ पंक्तियों से इस सेशन को शुरू किया जाए। तो एक कविता है वाजपेयी साहब की, और उस कविता के बोल कुछ ऐसे हैं कि ठन गई, मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा ना था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा ना था, रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, मौत की उम्र क्या है, दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर के जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं, तू दबे पांव चोरी छिपे ना आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कुछ गिला, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए बुझते दिए। जी हाँ, ये वाजपेयी साहब की कविता की पंक्तियां हैं, और इन पंक्तियों से आप समझ गए होंगे कि आज जिस पर्सनैलिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो कितने दृढ़ निश्चयी होंगे, कितना आत्मविश्वास उनके कूट कूट के भरा होगा। जहां पे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जो आज भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, जब शुरुआत में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इस पार्टी को शुरू किया था, केवल 2 सीटों के साथ इन्होंने अपने सफर की शुरुआत करी थी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मात्र 13 दिन रहने वाले प्रधानमंत्री जी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब के बारे में, एक महान जननायक और सुशासन के प्रतीक के बारे में। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो ये इस तरह से मुझे लगा कि वाजपेयी साहब का शायद परिचय मुझे देना चाहिए। तो इन पंक्तियों से आपको पता लग रहा होगा कि आज जिन वाजपेयी साहब की हम लोग बात करने वाले हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हम बात करने वाले हैं, एक ऐसे नेता की बात करने वाले हैं जो चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, लेकिन संसद में उनके भाषण का हर व्यक्ति इंतजार करता था, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या दूरदर्शन पे बैठे हुए दर्शक हो। हर कोई टकी लगाए देखा करता था कि वाजपेयी साहब आएंगे और भाषण देंगे। शुरुआती जीवन पे चलते हैं वाजपेयी साहब के। ग्वालियर से वाजपेयी साहब की जड़ें आपको देखने को मिलेगी। जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में, जो आज मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलता है, वहां से वाजपेयी साहब का जन्म हुआ। पिता का नाम था कृष्ण बिहारी वाजपेयी, ये भी एक कवि और एक अध्यापक थे। माता का नाम था कृष्णा देवी। उनके परिवार का संबंध उत्तर प्रदेश के बटेश्वर से था, तो बटेश्वर से संबंध था, लेकिन पैदा जन्म कहां पे हुआ? ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। और एक पिताजी से संबंधित एक बड़ी ही रोचक घटना वाजपेयी साहब के सामने आती है जब ये अपना LLB का कोर्स करने जाते हैं। जी हाँ, आपने शायद ही ऐसा वाक्य कभी पहले सुना होगा कि पिता और पुत्र दोनों ही एक ही क्लास में पढ़ रहे हों। जी हाँ, अभी जिनकी हमने बात करी, कृष्ण बिहारी वाजपेयी और अटल बिहारी वाजपेयी, ये पिता पुत्री नहीं बल्कि क्लासमेट भी थे।
आगे चलते हैं। शिक्षा और बौद्धिक विकास। अटल जी एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से स्नातक किया और कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने और उनके पिता ने एक साथ एलएलबी की कक्षाएं भी अटेंड की थी। तो जो मैं आपको बता रहा था कि यही पिता पुत्र की एक ऐसी जोड़ी आपको देखने को मिलेगी जिन्होंने साथ में क्लास अटेंड की है, जो अपने क्लासमेट भी रहे हैं। शुरुआत में नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की दीक्षा इन्हें कहां से मिली? तो इन्हें जो दीक्षा मिली वो आरएसएस से मिली, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इन्हें शुरुआती दौर में अपनी राष्ट्रवाद की दीक्षा मिली। युवावस्था में अटल जी आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा भी लिया और जेल भी गए। करीब 23 दिन के लिए वाजपेयी साहब उस समय भी जेल में गए थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके राजनीतिक गुरु बने। तो उन्होंने राजनीतिक दीक्षा जो है अपनी कहां से ली? श्यामा प्रसाद मुखर्जी से उन्होंने अपनी राजनीतिक दीक्षा ली। देशभक्ति और जनसेवा उनके जीवन का मूल मंत्र बन गई आरएसएस में जुड़ने के बाद। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से दीक्षा लेने के बाद उनकी केवल दो ही उनका मूल मंत्र था। क्या? उनकी जनसेवा और उनकी देशभक्ति। इसी मूल मंत्र को लेके वाजपेयी साहब अपने युवा दिनों से आगे बढ़े। वाजपेयी साहब की जब भी बात आती है और वाजपेयी साहब की कलम उनके शब्दों से बहुत ज्यादा कुछ कहा करती थी। इसीलिए आप देखोगे शुरुआती दिनों में ही पत्रकारिता और लेखनी में काफी बड़ा रुझाव आपको देखने को मिलेगा वाजपेयी साहब के जीवन में। राष्ट्रधर्म संपादक के रूप में वैचारिक जागृति फैलाई। तो राष्ट्रधर्म एक के संपादक बने कौन? वाजपेयी साहब। उसके अलावा पांचजन्य साप्ताहिक पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय मुद्दों को उठाया और घर घर पहुंचाने की बात किसने करी? वाजपेयी साहब ने की। वीर अर्जुन उनकी लेखनी की धार ने राजनीति में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। और इन्हीं की इसी लेखनी के बाद, इसी पत्रकारिता के बाद, इसी जन भावना के बाद वाजपेयी साहब ने अपना कदम रखा कहां पे? राजनीति में। और उनकी पहली चुनावी विजय आपको देखने को मिलेगी 1957 में। 1942 में जब यंग वाजपेयी साहब, एकदम युवा वाजपेयी साहब कहां पे? भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बन रहे थे। वहीं पे 1957 में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर सीट से पहली बार लोकसभा का चुनाव जीता। किसने? वाजपेयी साहब ने। तो ये पहली बार था जब वाजपेयी साहब चुनाव जीत के पहुंचे कहां पे? लोकसभा के सदन में। संसद में उनके पहले ही भाषण ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को हैरान कर दिया। उनकी तर्क शक्ति अद्वितीय थी। बात बिल्कुल इसको कहने में कोई दौराई नहीं है कि 1957 सामने शायद नेहरू जी बैठे होंगे जिनका कद राजनीति में वाजपेयी साहब से उस समय बहुत बड़ा था। अगर अपन बात करें हिस्टोरिकल फिगर्स में भी तो नेहरू जी का कद बहुत बड़ा था। और ऐसे पक्ष और विपक्ष के सामने जब वाजपेयी साहब ने बोलना शुरू किया तो सब लोग देखते ही रह गए। और उसी समय नेहरू जी ने ये घोषणा की, देखिए एक दिन ये बालक देश का प्रधानमंत्री बनेगा। जी हां, नेहरू जी ने भविष्यवाणी की थी, ये बालक एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा। जवाहरलाल नेहरू अटल जी की भाषण शैली से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने विदेशी मेहमानों से उनका परिचय कराते हुए कहा था कि यह युवा एक दिन भारत का नेतृत्व करेगा। ही विल बी द लीडर ऑफ द इंडिया। और नेहरू जी की भविष्यवाणी सच हुई। हम देखेंगे कैसे यंग युवा वाजपेयी साहब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आगे चलती है समय की सीमा और भारत के लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय शुरू होता है जिसे कहा जाता है आपातकाल। जी हां, ये समय था इंदिरा गांधी जी का समय और इंदिरा गांधी जी के समय में लगा था लोकतंत्र पे ताला। लोकतंत्र का काला अध्याय आपातकाल शुरू होता है। इस समय सबको रक्षा किसकी करनी थी? लोकतंत्र की रक्षा करनी थी। और लोकतंत्र के रक्षक के रूप में उभर के आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया तो अटल जी उन प्रमुख नेताओं में से थे जिन्हें जेल में डाल दिया। उन्होंने काल कोठरी से अपनी कविताओं के जरिए लोकतंत्र की लौ जलाए रखी। वो जानते थे कि हो सकता है मैं जेल में रहूं लेकिन मेरे शब्द, मेरी लेखनी जेल में बंद होके नहीं रह सकती। उन्होंने अपने शब्दों को अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। अनुशासन के नाम पर लोकतंत्र की हत्या नहीं की जा सकती। बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है वाजपेयी साहब का कि अनुशासन के नाम पे किसकी हत्या नहीं की जा सकती? लोकतंत्र की हत्या नहीं की जा सकती। 1977 में जनता पार्टी सरकार जब बनी, जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्रालय वाजपेयी साहब को सौंपा गया और विदेश मंत्री की हैसियत से जब वाजपेयी साहब पहुंचे यूनाइटेड नेशंस में
तो पहली बार यूनाइटेड नेशंस में गूंज उठी किसकी? हिंदी की। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित करने वाले पहले भारतीय बने। कौन? वाजपेयी साहब। यह भारत की सांस्कृतिक पहचान और गौरव के लिए एक ऐतिहासिक पल था। उस दिन यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने पहली बार एक भारतीय प्रधानमंत्री को हिंदी में बात करते हुए सुना, और इससे वाजपेयी साहब ने न केवल हमारी हिंदी की पहचान बाकी सब देशों से कराई, बल्कि यह भी बताया कि हमारी भाषा कितनी महान है, और भारत की सॉफ्ट पावर को सब लोगों तक पहुंचाया। उदय होता है भारतीय जनता पार्टी का, जनसंघ टूटता है और बनती है उसे एक नई पार्टी जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। 6 अप्रैल 1980 को मुंबई में भाजपा की स्थापना हुई। अटल जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने और उन्होंने भविष्य की राजनीति का मार्ग प्रशस्त किया, और उन्होंने कहा था अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। शायद 2014 के इलेक्शन के बाद लगातार ये चीज हो रही है, अंधेरा छट रहा है, सूरज निकल रहा है और कमल हर जगह खिल रहा है। ये जो मार्ग प्रशस्ति का काम था, ये शुरुआती दिनों में किसने किया था? वाजपेयी साहब। और वाजपेयी साहब के उस समय जो मार्गी थे, जो उनके सहयोगी थे, सहयोगी से बढ़ के मैं कहूं मित्र जो थे, वो उस समय थे उनके साथ लाल कृष्ण आडवाणी जी। भारतीय राजनीतिक इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी बेमिसाल रही। एक कवि हृदय भावुक नेता और एक कुशल संगठक। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं, कवि हृदय भावुक नेता और साथ ही साथ एक कुशल संगठक आप देख रहे हैं। दशकों तक संघर्ष किया और भाजपा को शून्य से आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी किसने बना दिया? वाजपेयी साहब और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। अजात शत्रु सर्वप्रिय नेता। जी हाँ, अजात शत्रु इन्हें कहा जाता था भारतीय राजनीति में, और इसलिए कहा जाता था चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, हर कोई वाजपेयी साहब का सम्मान करता था। मतभेद हो सकते थे लेकिन मनभेद किसी के साथ नहीं थे वाजपेयी जी के। अटल जी एक ऐसे नेता थे जिनका सम्मान विपक्ष भी करता था। उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था क्योंकि उनका कोई दुश्मन नहीं था। वे संसदीय मर्यादा के जीवंत उदाहरण थे और मतभेदों को कभी व्यक्तिगत मनभेद नहीं बनने देते थे। इसीलिए चाहे आखिरी टेन्योर में हम बात करें सोनिया गांधी जी के समय में, इंदिरा गांधी जी के समय में, उस समय नेहरू जी के समय में, हर समय हो सकता है विपक्ष में वाजपेयी साहब हो या पक्ष में वाजपेयी साहब हो, लेकिन कभी भी संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन किसने नहीं किया? वाजपेयी साहब ने नहीं किया। उसके बाद नरसिम्हा राव का विश्वास। 1994 में तत्कालीन पीएम नरसिम्हा राव ने विपक्ष के नेता होने के बावजूद अटल जी को जेनेवा में भारत का नेतृत्व करने के लिए भेजा। वाजपेयी साहब सत्ता का हिस्सा नहीं थे, ना ही सत्ता पार्टी का हिस्सा थे, लेकिन नरसिम्हा राव को विश्वास था कि विदेश नीतियों को, विदेश मंत्रालय को बहुत अच्छी तरीके से कौन समझते हैं? वाजपेयी साहब समझते हैं। साथ ही साथ ये इस बात को भी दर्शाता है कि वाजपेयी साहब का कद उस समय कितना ऊंचा था कि पक्ष में रहने वाली सत्ताधारी जो पार्टी थी उसके लीडर ने, देश के प्रधानमंत्री ने किस पे अपना विश्वास जताया? अटल बिहारी वाजपेयी साहब पे अपना विश्वास जताया और जिनेवा में भारत का नेतृत्व करने के लिए किसको भेजा? वाजपेयी साहब को भेजा। ये दिखाता है कि राष्ट्र हित के मुद्दों पर पूरा देश उनके साथ खड़ा था। जी हाँ, चाहे पक्ष या विपक्ष हो, दोनों ही हमेशा वाजपेयी साहब के साथ खड़े थे। 1996 सिद्धांतों की सरकार। 1996 का ये वो समय है जब आपको दिखेगा कि भारत में लोकतंत्र किस तरह से सुरक्षित रखा है हमारे नेताओं ने, हमारे प्रधानमंत्रियों ने। जी हाँ, 1996 में वाजपेयी साहब को केवल 13 दिन के लिए सरकार चलाने का मौका मिला और वाजपेयी साहब ने ये कैटेगोरिकली कहा कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बदलती रहेंगी, लेकिन एक चीज जो परमानेंट है वो क्या है? मगर ये देश रहना चाहिए। जी हाँ, सरकार आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। उस समय चाहते तो जिस तरीके से आज फिरोख्त होती है मंत्रियों की, एमपीज की, वो कर सकते थे, लेकिन वाजपेयी साहब अपने सिद्धांत के पक्के थे और बहुमत ना होने के कारण उन्होंने केवल 13 दिन के अंदर क्या कर दिया? अपनी सरकार चलाई और अपना इस्तीफा 13 दिन बाद दे दिया। ये बात बताता है कि भारत का लोकतंत्र कितना सशक्त क्यों है। उसके बाद आता है पोखरण 2 परमाणु शक्ति भारत। जी हाँ, लोगों को शायद विश्वास भी नहीं था कि वाजपेयी साहब
इस तरीके का कोई परमाणु परीक्षण कर पाएंगे। पहले जब इंदिरा गांधी के समय हुआ तो बहुत सारे देशों ने इसको नकार दिया कि नहीं, भारत ये नहीं कर सकता, लेकिन उसको रिकन्फर्म करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि भारत एक परमाणु शक्ति है, फिर से पोखरण में परीक्षण किया गया और तारीख है 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण कर भारत ने दुनिया को चौंका दिया। अटल जी ने भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र घोषित किया और जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान का नारा दिया। हाँ जी हाँ, बिल्कुल, वाजपेयी साहब, शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान। वाजपेयी साहब ने उसमें एक शब्द और जोड़ा, जय विज्ञान। वाजपेयी साहब ये जानते थे कि आने वाला युग जो है वो है विज्ञान का युग, वो है सूचना और प्रौद्योगिकी का युग। इसीलिए वाजपेयी साहब ने जय विज्ञान का नारा किसके साथ जोड़ा, जय जवान और जय किसान के साथ। इसके बाद आपको पता होगा कि भारत पे बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए। पोखरण परीक्षा के बाद अमेरिका सहित कई देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इससे आत्मनिर्भरता विदेशी दबाव के आगे नहीं झुके। ये बताया कि आत्मनिर्भर भारत जिसकी आज हम कल्पना करते हैं, उसका सपना शायद वाजपेयी साहब ने उस समय देखा था। आर्थिक प्रबंधन, प्रवासियों से निवेश जुटाकर अर्थव्यवस्था को संभाला। जब इतने सारे सैंक्शन लग गए, इन्वेस्टमेंट भारी कमी हो गई, तो जो प्रवासी भारतीय थे उनसे इन्वेस्टमेंट जुटाकर कहां लगाया, भारत की अर्थव्यवस्था में लगाया। बाद में अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत की और उसी देश के साथ जिसने सबसे पहले भारत पर सैंक्शन लगाए, उसी के साथ हमने रणनीतिक जो साझेदारी है वो और मजबूत करी। बात आगे चलती है और दिल्ली से लाहौर की ये जो बस यात्रा है ये शुरू होती है। ये बस डिप्लोमेसी वाजपेयी साहब का सबसे बड़ा कदम था, जिससे पाकिस्तान भारत को अपना एक दोस्त, एक बड़े भाई के रूप में देख सकता था। लेकिन पाकिस्तान ने हालांकि वही हरकत की जिसकी उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वाजपेयी साहब ने अपने तरफ से शांति की पहल की, लाहौर बस यात्रा की। फरवरी 1999 में अटल जी ने सदा ए सरहद बस सेवा शुरू की और खुद बस से कहां पहुंचे, लाहौर में पहुंचे। उन्होंने पाकिस्तान को शांति का पैगाम दिया और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन पाकिस्तान जो अपनी आदत से मजबूर है, हमेशा उसने अपने पीठ पे जो छुरा है वो घोंपा है और शुरू होती है कौन सा युद्ध, कारगिल का युद्ध। कारगिल युद्ध के समय में भी देश के प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब थे और उन्होंने जो देश के सैनिक थे उनका लगातार क्या किया, लगातार हौसला अफजाई की। शांति की पहल के बदले पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ की। अटल जी को कड़ा फैसला लेते हुए ऑपरेशन विजय शुरू करना पड़ा। भारतीय सेना ने वीरता दिखाते हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया और तिरंगा फहराया। कारगिल विजय प्राप्त हुई और वो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। शहीदों का सम्मान करते हुए वाजपेयी साहब ने पहली बार यह निर्णय लिया कि युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों का पार्थिव शरीर उनके घर तक पूरे सम्मान के साथ भेजा जाएगा। तो ये ऐतिहासिक निर्णय था जो कारगिल युद्ध के बाद लिया गया। इससे पहले केवल उनके कपड़े या अवशेष भेजे जाते थे। इस कदम से ने राष्ट्र में सैनिकों के प्रति सम्मान को एक नई ऊंचाई दी। तो वाजपेयी साहब जानते थे कि देश में नेशनलिज्म को कैसे जगाए रखना है, कैसे राष्ट्रवाद को बनाए रखना है, कैसे अपने सैनिकों का सम्मान किया जाता है। साथ ही साथ वाजपेयी साहब बड़े ही दूरदर्शी नेता भी थे। स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जैसी परियोजनाएं, जहां पे दिल्ली को मुंबई के साथ, मुंबई को चेन्नई के साथ, चेन्नई को कोलकाता के साथ और कलकत्ता को फिर से दिल्ली के साथ एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाने की योजना भी किसने शुरू करी, ये वाजपेयी साहब ने शुरू करी। देश के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाली एक विशाल राजमार्ग परियोजना, इसने भारत की सड़कों की तस्वीर बदल दी, व्यापार व परिवहन को नई गति दी। जो आज हम बात करते हैं एक्सप्रेसवेज की, वो उसकी जो नींव रखने का काम था। जो आज हम अच्छे हाईवे देखते हैं, गडकरी साहब जिन हाईवे पे खड़े रह के फोटो खिंचवाते हैं, उनकी नींव रखने का काम किसका था, वाजपेयी साहब का था। पीएम ग्राम सड़क योजना न केवल महानगरों को जोड़ा गया, बल्कि गांव को मुख्य जो हाईवे की सड़क है, मुख्य कस्बे की जो सड़क है, वहां तक भी जोड़ने का काम किसने किया, वाजपेयी साहब ने किया। गांवों को शहर से जोड़ने के लिए अटल जी ने इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की। आज लाखों किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का जाल बिछा है, जो उनके विजन का ही परिणाम है। आज जो आप मंडी पे तुरंत अनाज देखते हैं, वो इसी कारण पॉसिबल हो पाया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत।
सर्व शिक्षा अभियान, ये सिंबल शायद हर एक भारतवासियों के लिए बड़ी ही गौरव की बात है कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार किसने दिलवाया? जो हमारे प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब। सब पढ़े सब बड़े। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किसने करवाया? वाजपेयी साहब ने करवाया। शिक्षा के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी और क्रांतिकारी पहल थी। और उसके बाद ही आप देखोगे राइट टू एजुकेशन जैसे जो क्लॉज है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गए। टेलीकॉम क्रांति, अटल जी ने नई टेलीकॉम पॉलिसी लाकर मोबाइल फोन सेवाओं को आम आदमी की पहुंच में बनाया। उससे पहले शायद हम लोग कल्पना कर सकते थे कि हमारे पास फोन होगा, मोबाइल की कल्पना तो कहीं भी नहीं जा सकती थी, लेकिन वो कल्पना को साकार किसने करवाया? वाजपेयी साहब ने। नई टेलीकॉम नीति, उसके बाद सस्ती हुई हमारी कॉल दरें, नेटवर्कों का विस्तार हुआ और डिजिटल इंडिया की नींव रखी। जो आज हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या आईटी सेक्टर में, जो सबसे बड़ा प्लेयर है वैश्विक स्तर पे भारत, वो जो नींव रखी गई थी, वो जो फाउंडेशन रखा गया था, वो जो विजन देखा था, वो वाजपेयी साहब ने देखा था। इसके बाद उन्होंने व्यापार में सरकार की भूमिका को कम करने और विकास में तेजी लाने के लिए विनिवेश मंत्रालय का भी गठन किया, जहां पर डिसइन्वेस्टमेंट किए गए। कैसे? राजकोषीय उत्तरदायित्व FRBM की घोषणा की। इसने वित्तीय अनुशासन करने की कोशिश की। विद्युत अधिनियम, जिससे बिजली में सुधार हुए। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो काम करती थी उनको रोकने की कोशिश की गई। GDP का विकास और 8% के स्तर को छुआ। 8% के स्टेज पे हम लोग ग्रो कर रहे थे वाजपेयी साहब जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उनके कार्यकाल में 2001 का भुज का जो गुजरात का भूकंप था वो भी आया, उड़ीसा का चक्रवात, ऐसी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं भी आई। अटल जी के कुशल नेतृत्व दिखाते हुए पुनर्निर्माण कार्यों को व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया और आपदा प्रबंधन तंत्र को और मजबूत किया। तो पर्सनली जाके अटल जी पहुंचते थे मौके पे, और उनका हमेशा जो विजन था वो किस चीज पे था? पुनर्निर्माण कार्यों को तेजी से तेजी किया जाए और भविष्य में ऐसी आपदा ना आए, उसके लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। अटल व्यक्तित्व, कवि और साहित्यकार, 51 कविताएं। इस किताब को शायद ही कोई ना पहचानता हो देश और विदेश में। 51 कविताएं, ये वाजपेयी साहब की जो किताब है उसकी जो कविता है, 51 किताबों का ये कविताओं का संकलन है। अटल जी के भीतर एक संवेदनशील कवि हमेशा जीवित रहा। उनकी कविताएं समाज को आईना दिखाती थी। बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही छोटे रूप में जो वाजपेयी साहब थे अपने मन के भाव सबके सामने पेश कर दिया करते थे। वाजपेयी साहब शुरुआती ही दिनों से ही खाने पीने के बड़े शौकीन रहे। चाहे वो दिल्ली की चाट हो, गोलगप्पे, कचौड़ियां उन्हें बहुत पसंद थी। ग्वालियर की मिठाइयों का वो अक्सर जिक्र करा करते थे और उनकी सादगी इस बात से भी झलकती है कि जब मन किया करता था तो वो लंगर में जाके भी प्रसादी प्राप्त किया करते थे। हाजिर जवाबी और हास्य, ये हमेशा वाजपेयी साहब से जब भी प्रेस वार्ता हुआ करती थी, हालांकि आज देश के प्रधानमंत्री प्रेस वार्ता नहीं करते, लेकिन उस समय उन्हीं की जो पार्टी के जो फाउंडर लीडर है वो प्रेस वार्ता किया करते थे। बहुत सारे सवाल उनसे पूछे जाते थे, व्यक्तिगत तौर पे भी बहुत सारे सवाल पूछे गए। और मुझे याद है कि एक बार एक पत्रकार साहब ने पूछ लिया था कि आपने शादी क्यों नहीं करी, तो बड़े ही मुस्कुरा के बहुत ही जॉली मूड में वाजपेयी साहब ने कहा था कि मैं कुंवारा नहीं हूं, मैं अविवाहित हूं लेकिन कुंवारा नहीं हूं। और इस बात को सुन के जितने भी पत्रकार थे सब काफी देर तक काफी तेजी से हंसते रहे। तो इस बात का यह भी प्रतीक है जो वाजपेयी साहब जिन्होंने कारगिल युद्ध पोखरण में पाकिस्तानियों को मजा चखाया, वो इस तरह की हास्य व्याख्या भी किया करते थे। सम्मान और पुरस्कार की बात की जाए, हालांकि जो भी देश के लिए वाजपेयी साहब ने किया वो बहुत बड़े सम्मान के हकदार हैं। इसीलिए 2015 में उन्हें मिला भारत रत्न, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उन्हें दिया गया। पद्म विभूषण 1992 में मिल गया था लोक सेवा के लिए, और सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार 1994 में उन्हें मिला। हालांकि ये केवल पुरस्कार है। वाजपेयी साहब हमेशा जब तक भारत है, जब तक ये देश है, हर भारतीय के दिल पे राज करते रहेंगे, ऐसे नेता थे। आज उनके नाम पर बहुत सारी परियोजनाएं भारत में चल रही हैं। पहली बात की जाए अटल टनल, रोहतांग दर्रे के नीचे बनी दुनिया की सबसे बड़ी सबसे लंबी राजमार्ग ये सुरंग है। ये अटल जी का सपना था।
जिसका शिलान्यास उन्होंने किया था। आज ये लद्दाख को साल भर जोड़े रखती है राष्ट्रीय राजमार्ग से। इससे पहले बर्फ के कारण क्या होता था, लद्दाख से हमारा कांटेक्ट कट जाता था। अटल सेतु की अगर अपन बात करें, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल जो मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ता है, उन्हीं के नाम पर इसे बनाया गया है। और आज का दिन जो किस रूप में मनाया जाता है, सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस के रूप में मनाया जाता है। उनके जन्मदिन 25 दिसंबर को पूरे भारत में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह शासन के आदर्शों को समर्पित है ये आज का गुड गवर्नेंस डे। और आखिरी में जाते जाते, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया मैं गाता हूं। ये वाजपेयी साहब की वो कविताओं की जो पंक्तियां हैं, जहां पे उन्होंने समाप्त किया कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा, मैं हमेशा समय पे जो विजय है वो प्राप्त करता रहूंगा। ये थे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, एक ऐसे जननायक जिन्होंने ऐसी अमिट छाप हर देशवासी पे छोड़ी, जो अटल समय तक अटल बिहारी वाजपेयी को याद करने के लिए मजबूर करती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।